हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज में जो रेलवे का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रहा था उसका क्लास नंबर आज 7 लेकर आए हैं। इससे पहले के वीडियो में 6 क्लास करवा दिए गए हैं, जिसमें कि फिजिक्स का जो ब्रह्मास्त्र जो था वह पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, आप केमिस्ट्री जो है यानी कि रसायन शास्त्र उसका ब्रह्मास्त्र सीरीज अभी चल रहा है, जिसका एक वीडियो डाल दिए गए हैं, यानी कि सीरीज नंबर 6 क्लास नंबर 6 के नाम से उस पर डाला गया है। और आज क्लास नंबर 7 होगा। हर एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा। और केमिस्ट्री के बाद फिर बायोलॉजी का सीरीज आएगा। अगर ये वीडियो जो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखें, ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। अब जान ही रहे हैं कि ये बुक का कलेक्शन बहुत ही मस्त है। इससे बहुत फ़ायदा भी होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारा जो कोई लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो सब इसमें करवाया जा रहा है। चलिए आते हैं। इसमें तो 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। आज 51 से हम स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द आप वीडियो देखने से पहले चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब और ऑल बेल आइकन जो होता है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। चलिए आते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन जो है 51 नंबर का, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित है। ये जो है केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र जो होता है उसका सीरीज चल रहा है। फिजिक्स पूरा समाप्त हो चुका है। चलिए आइए, निम्न में से कौन सा नियम गैस के नियम से संबंधित नहीं है। तो गैस के नियम से जूल का नियम जो होता है ये किससे, ऊर्जा के संबंधित नियम है। यह जूल किसका आता है, ऐसा मात्रा होता है, तो वह कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। यानी कि ऊर्जा का ऐसा मात्रा भी जूल होता है। तो जूल का नियम जो फिक्स किया किससे, गैस से संबंधित नहीं है। बॉयल का नियम हो गया, एवोगाड्रो का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया। ये तीनों जो है गैस के नियम से संबंधित है, लेकिन जूल का नियम जो है वह गैस के नियम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बॉयल के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। जब बॉयल जो नियम जो दिया था तो इसका मतलब कहना क्या था कि जो दाब जो होता है ना, दाब वह आयतन के गुणनफल के समानुपाती है। यानी कि पी समानुपाती हो जाएगा भी हो जाएगा, पी समानुपाती भी हो जाएगा। यानी कि नियत तापमान पर, इसमें टेम्परेचर जो रहता है ना उसको नियत कर दिया जाता है। ठीक है, इन कॉन्स्टेंट। तो नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। इनका यानी कि इसका जो समीकरण जो होता है पीवी बराबर जो होता है स्थिरांक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ये एक होता है चोल्स का नियम पूछेगा, तो चोल्स का नियम क्या होता है कि उसका याद रखेगा कि चोल्स क्या कहता है, टी भी देखता है। तो इसका टी समानुपाती होता है भी होता है। यानी कि चोल्स का नियम जो पूछेगा तो वो जो तापमान जो होता है वह आयतन के समानुपाती होता है। इसमें दाब जो होता है वह अचर होता है। ये दोनों नियम को याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा आता है। मतलब जितना भी एसिड होता है यानी कि अम्ल, जितना भी अम्ल पाया जाता है उसमें कौन सा तत्व जो होता है सब में कॉमन रहता है। तो पहला देखिए जैसे HCl हो गया, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन। जैसे नाइट्रिक अम्ल तो HNO3, यहाँ पर कौन सा अम्ल आ रहा है, यहाँ पे कौन सा तत्व आ रहा है, तो हाइड्रोजन आ रहा है। जैसे एल्कोहल वो भी क्या होता है, अम्ल होता है C2H5OH, उसमें भी हाइड्रोजन आ जाता है। एल्कोहल में भी क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO4 हो गया, इसमें भी देखिए कौन सा तत्व आ रहा है, हाइड्रोजन। का हाइड्रोजन जो होता है वह सब में कॉमन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सभी एसिड यानी कि सभी अम्ल के लिए आम तत्व कौन सा आता है, तो हाइड्रोजन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। रटना नहीं है, बिल्कुल हम एग्जाम्पल के जरिए समझ के याद रखना है। हाइड्रोजन का आप बोलेगा खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कब किया था ये, 1776 में किया था। कब, 1776 में किया था। चलिए आइए, अरे 1766 में, सॉरी। पहला क्वेश्चन है, लिखे थे सही पर बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोना को घोला जा सकता है। तो सोना जो होता है वह कौन उसको घोल सकता है, तो वो एक्वा रेजिवा जो होता है वह सोना में, एक्वा रेजियम सोना क्या था, घुल जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो एक्वा रेजिवा का जो निर्माण जो होता है इसमें HCl और HNO3 सांद्र, HCl और सांद्र HNO3 को जब मिलाते हैं तो इससे एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। तो ये सोना को क्या करता है, घुला देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं।
यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य भी अधातु तत्व जो होते हैं उसे डाईहाइड्रासिड या फिर अनोक्सी अम्ल कहा जाता है। हाइड्रासिडस या फिर अनोक्सी अम्ल कहा जाता है। इनका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है। पूछा कौन सा ऑक्साइड जो है अम्लीय नहीं है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी अम्लीय होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये भी अम्लीय होता है। RSO3 जो होता है ये भी सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी क्या होता है अम्लीय होता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये अम्लीय नहीं होता। ये कैसा होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है। ये भी याद रखिए लीजिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये उदासीन होता है। बाकी बात SO2 हो गया, NO2 हो गया, RSO3 ये सभी क्या होता है, वह अम्लीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे इसका ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय होता है। तब प्रकृति में क्षारीय कौन सा होता है, तो अभी जस्ट बताए थे HCl, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये तो अम्ल हो गया। ठीक है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसका बैटरी में प्रयोग किया जाता है, ये भी अम्ल हो गया। और HNO3 अभी तीनों का एग्जाम्पल जस्ट बताए थे, ये तीनों क्या है अम्ल है, ये तीनों क्या है अम्ल है। तो पूछ रहा है कि क्षारीय प्रकृति का कौन होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। और क्षारीय तत्व कौन सा होता है, जैसे हो गया MgOH का होल 2, ये क्या कैसा होता है, ये क्षारीय होता है। MgOH का होल 2 क्या होता है, ये भी क्षारीय होता है। यानी कि जो भी क्षारीय जो पाया जाएगा उसमें कॉमन चीज़ रहेगा OH सब में लगा हुआ रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। और बाकी बात समझ रहे हैं कि HCl, HNO3, H2SO4 ये क्या है अम्ल है, ये क्या है अम्ल है। और अम्ल में कौन सा तत्व कॉमन रहता है, तो हाइड्रोजन तत्व कॉमन रहता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में क्षार के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। जो क्षार क्या होता है, वह नीले लिटमस पत्र जो होता है, क्षार जो होगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, और जो लाल को जो नीला करेगा वह क्षारीय कहलाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये बिल्कुल है। लाल कौन करेगा, लाल जो करेगा वह अम्ल कहलाएगा, लाल जो करेगा क्या कहलाएगा, वह अम्ल कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्षार स्वाद में क्षार कड़वा स्वाद में होता है, ये भी बात सही है। और अम्ल जो कैसा होता है, वह खट्टा होता है। क्षार छूने में मुलायम होता है, ये भी सही है। बोल रहा है क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाने का जो नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आता है NaCl। खाने का नमक किसका बनाता है, तो खाने का जो नमक जो होता है वह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनाता है, यानी कि मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय होता है। तब कल बताए थे कि अम्लीय का जो मापन जो किया जाता है वह pH स्केल से किया जाता है। pH जो स्केल जो होता है वह 0 से लेकर 14 तक इसमें कोड को डिकोड किया जाता है। ठीक है। और बीच में जो होता है वह 7 जो होता है ये क्या होता है उदासीन होता है। इससे जितना कम रहेगा वह क्या होगा, इधर वाला अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। इधर वाला जो होगा वह क्षार कहलाएगा। ठीक है। तो जितना 7 से कम रहेगा उतना ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, और जितना 7 से अधिक रहेगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा क्षारीय होगा। तो बोल रहा है कि जिसका pH मान 0 घोल हो, जिसका pH मान 1 हो, 7 हो, 6 हो, तो सबसे कम किसका है, तो 0 का, ये क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए pH का जो फुल फॉर्म जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब pH जो था, pH के बारे में आज पूरा बता ही देते हैं कि pH का जो फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा। pH का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। इसका खोज किसने किया था, तो सोरेनसन नामक व्यक्ति ने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है, नींबू का रस का pH मान कितना होता है 2.2 होता है, 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इतना बात याद रखना है pH मान के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान नहीं है,
कौन सा मिलान सही नहीं है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, वह 7.4 होता है, ये सभी जानता है, इसको तो याद भी करना पड़ेगा। अब जस्ट बताए थे सिरका, सिरका का भी कितना होता है 2.2 होता है। नींबू का भी पूछेगा तो 2.2 हो जाएगा। शुद्ध दूध, अच्छा दूध का पूछेगा तो दूध भी क्या था अम्लीय होता है, इसका 6.6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शुद्ध जल, शुद्ध अगर कोई जल रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, ये लोग तो सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे तो क्या दिया हुआ 7.5 दिया हुआ, 7.5, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुष्क लिटमस पेपर पर शुल्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है। जो सूखे लिटमस पत्र पर जो हम HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो सूखा रहेगा उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, सीधा इतना याद रखिएगा। तो यहाँ आइए यहाँ पे देख लेते हैं, नीला अथवा लाल लिटमस पेपर पर अपना रंग नहीं बदलता है। क्योंकि लिटमस पत्र कैसा है, सूखा है, तो वह अपना रंग नहीं बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक लवण का pH मान जो 12 है तो यह लवण होगा। तभी जस्ट ही बताए थे कि pH स्केल में बीच में जो रहता है उसका 7 होता है, इधर 0 रहता है, यहाँ तक 14 रहता है, ठीक है। इधर वाला जो तो वो अम्लीय कहलाता है, इधर वाला का जो कर रहता है वो क्षारीय कहलाता है। तो pH मान कितना है 12, तो फिक्स है कि क्षारीय होगा। तो कैसा क्षारीय होगा, तो अधिक प्रबल क्षारीय होगा। अम्ल कैसा होगा, वो दुर्बल हो जाएगा। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कि अम्ल लवण क्षार से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये जो डायरेक्शन जो बताएं अभी ये वाला याद रखिएगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का जो pH मान होगा क्या होगा, 7 पर क्या था, उदासीन होता है। तो 7 से अधिक रहेगा तभी ना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिया हुआ 7 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ 7 से कम, तो 7 से कम जो रहेगा वो कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा। और 7 पर कैसा होता है, ये उदासीन होता है। 7 जिसका pH मान होता है उसका क्या होता है, तो उदासीन होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन उभयधर्मी, उभयधर्मी क्या होता है, जिसमें अम्ल हो गया और क्षार हो गया, ये दोनों का गुण जिसमें पाया जाता है ना वही उभयधर्मी कहलाता है, वही धर्मी कहलाता है। यानी कि अम्ल क्षार दोनों से ये मतलब रिएक्शन कर लेता है, तो वह उभयधर्मी कहलाता है। तो उभयधर्मी में याद रखिएगा कि ZNO जो होता है, ZNO PbO ये सब क्या होता है, उभयधर्मी तत्व होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। बाकी बात SO2 हो गया, NO2 हो गया, ये अम्लीय हो गया, अम्लीय हो रहता है। लेकिन उभयधर्मी कौन सा आता है, तो ZNO कैसा आता है, उधर उभयधर्मी होता है। Al2 दे देगा, Al2O3 ये भी कैसा आता है, उभयधर्मी होता है। PbO दे देगा तो ये भी कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। ये तीनों एग्जाम्पल को अच्छे तरह से याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा जो होता है उसका रासायनिक नाम तो कॉपर सल्फेट होता है, यानी कि CuSO4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन डैश से निष्कासित किया जाता है। मतलब लिटमस विलयन जो होता है वह किससे प्राप्ति होता है, तो लिटमस की प्राप्ति किससे होता है, तो लाइकेन से होता है। लिटमस की प्राप्ति किससे होता है, लाइकेन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। लाइकेन जो होता है वह कवक और शैवाल के बीच का जो कड़ी जो होता है वह लाइकेन होता है। लाइकेन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो वायु जो प्रदूषण जो होता है उसको मापने के लिए भी लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। लाइकेन किस समूह के अंतर्गत आता है, तो लाइकेन जो होता है वह थैलोफाइटा के वर्ग के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, ये थैलोफाइटा वर्ग में पाया जाता है, तो ये भी बात रखिएगा। तो लाइकेन से क्या होता है, यह कवक और शैवाल के बीच का कड़ी कौन होता है, लाइकेन होता है। लाइकेन की प्राप्ति किससे होता है, तो वो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिट्रिक जो होता है यानी कि C6H8O7 अम्ल मुख्य रूप से किस में होता है, तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू को साम पर पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध में पूछेगा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में जो पूछेगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में जो होता है वह मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल से पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आता है। धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि Na2CO
3 इसका, और 10 अणु जल इसके साथ रहता है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट ये सूत्र पूछ लेता है, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन 10 अणु जल भी साथ में याद रखिएगा। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या था, Na2CO3। इसका नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसका ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है। तो रासायनिक गुण जो होता है वह मैग्नीशियम के समान होता है, वह किस में होता है, तो वो 4 में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाए। 4 परमाणु वाले संख्या के तत्व का रासायनिक गुण किसके समान होता है, मैग्नीशियम के समान होता है। देखिए इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। इसका भी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 2 आ रहा है, लास्ट में 2 मिल रहा है ना, इसलिए इसका दोनों का रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा जाता है। तो हैलोजन किस समूह में आता है, तो ये 18 वर्ग 17 में आता है। हैलोजन किस में आता है, तो वर्ग 17 में आता है। 18 में कौन सा आता है, तो हाइड्रोजन 18 में जो था वह अक्रिय गैस हो गया, इसी को निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, तो वह 18 में आता है। लेकिन यहाँ हैलोजन जो होता है वह 17 में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो परमाणु क्रमांक 57 का संबंध किससे रखता है, तो ये डी ब्लॉक से रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। डी ब्लॉक को क्या संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन सा तत्व बोलते हैं, डी ब्लॉक को, इसको संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौथे आवर्त चौथा और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा होता है। तो चौथा आवर्त और दूसरे तत्व में कौन सा पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। वो देखिए चौथा आवर्त और दूसरे तत्व में कैल्शियम ही क्यों होगा, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। तो 20 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 फिर 8 हो जाएगा, तो 8 कितना हो गया, 16, 16 2 18 और 2 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा, चौथा आवर्त, तो जो भी आवर्त पूछेगा तो पीरियोडिक टेबल याद रखना, नहीं कि मतलब याद रहेगा तभी बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि कितना भाग में पड़ गया, 1 2 3 4, तो आवर्त कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि दूसरा समूह, तो लास्ट में कितना तत्व बचा है, 2 बचा है, तो किस समूह में हो जाएगा, तो ये दूसरे समूह में हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। या आप लोग को लग रहा होगा कि ये पहला बार ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर सीखे होंगे, तो कुछ नया बताएं आज, कैल्शियम हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे अधिकतम मात्रा में जो पृथ्वी पर जो धातु जो पाया जाता है वह एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम के बाद फिर हो गया है लोहा हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, वह एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये नियम किसका है, तो मेंडलीफ का आवर्ती नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका है ये राइट हो जाएगा। मेंडलीफ का आवर्ती नियम क्या कहता है कि तत्व के गुणधर्म जो होता है, उसका जो गुण जो होता है, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो यह नियम किसका है, तो ये मेंडलीफ का, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। न्यूटन का नियम तो जानबे करते हैं, जड़त्व का नियम जो है न्यूटन का नियम है। न्यूटन का इसने 3 को गति का नियम दिया था। पहला जो गति का नियम जो फिजिक्स वाला जो सीरीज चल रहा था उसमें बताया था, पहला गति का नियम जो है v=u+at है। दूसरा जो है s=ut+12 है। तीसरा जो बताए थे v² = u² + 2as बताए थे, और इसको डिटेल से भी बताए थे, तो आगे ये चलते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। और जो वो सीरीज नहीं देखे हैं फिजिक्स वाला, तो वो आपसे यही बोलेंगे कि वो सीरीज जरूर देख लें, कि आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन की जानकारी के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है। तो परमाणु संख्या पर आधारित कौन सा है, जो अभी आधुनिक आवर्त सारणी है वो क्या है, परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, तो ये मोसले ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, मोसले ने दिया था। इसका खोज कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज कब हुआ था, 1913 में हुआ था।
बाकी जितना हो गया, मेंडलीफ हो गया, डोबेनायर का जो तिर्यक नियम हो गया, न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम हो गया, ये सभी पीरियोडिक टेबल तो बनाया था, लेकिन इसका जो था वह परमाणु भार के अनुसार ये सजाया था। लेकिन अभी जो आधुनिक, जो अभी जो मॉडर्न जो चल रहा है, अभी जो हम सबके पास जो है वो क्या है, तो वो आधुनिक आवर्त सारणी है। जो किसने दिया था? मोसले ने दिया था। किस पर आधारित है? ये परमाणु संख्या पर आधारित है। इसका खोज कब हुआ था? 1913 में हुआ था। इतना बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो समूह 17 से संबंधित नहीं है तो ये ब्रोमीन, आर्गन और क्लोरीन, ये सभी समूह 17 में, लेकिन फ्लोरीन जो था वह समूह 17 में नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ओ सॉरी, ब्रोमीन और क्लोरीन और फ्लोरीन ये सभी कितना है? तो वर्ग 17 के अंतर्गत आता है। लेकिन आर्गन कैसा है? यह अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस किस में आता है? ये 18वें समूह में आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आर्गन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सातवां जो आवर्त जो होता है, सातवां आवर्त के बारे में 4 को कथन दिया हुआ, कौन सा सही है? तो सातवां जो आवर्त जो होता है वह 32 तत्वों के साथ क्या होता है? वह अधूरे होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखिएगा कि सातवां आवर्त जो होता है वह 32 तत्वों के साथ अपूर्ण होता है, ये पूर्ण नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 5 है। कितना है? 2 है, 8 है और 5 है। ठीक है, तो उस तत्व का नाम क्या था? पहले इसको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 2, 8, 10, 5, 15, कितना टोटल आया? तो 15 आया। 15 किसका आता है? तो फास्फोरस का आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। इसी तरह बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता ही दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे है कि 6वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 6ठे आवर्त में कितना तत्व रहता है? तो इसका पहले में कितना रहता है? 2, फिर रहता है 8, फिर कितना रहता है? 8, फिर रहता है 18, फिर रहता है 18, फिर रहता है 32। तो आप इसको गिन लीजिए। एक पहला आवर्त हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठा। तो छठा में कितना आवर्त है? ये 32 आवर्त होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अभी सातवां जो आवर्त हो रहता है उसमें भी 32 रहता है, लेकिन ये 32 के साथ क्या रहता है? अधूरा रहता है, जिससे कि पहले के क्वेश्चन में बताएं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और किस तरह मतलब 32 ही होगा, ये भी बता दें किस तरह को, ये सीरीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजित सेल डैश होता है। तो संयोजित सेल जो होता है वह प्रत्येक आवर्त में जैसे वह पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। प्रत्येक आवर्त में जो संयोजित सेल जो रहता है वह पूर्ण रूप से कैसा रहता है? तो वह भरा रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक क्षार धातु है। क्षार धातु कौन सा है? तो क्षार धातु जो है सोडियम। सोडियम क्या है? एक क्षार धातु है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। सोडियम कौन सा धातु है? तो एक क्षारीय धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। मतलब किस में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो तो वह समान होता है? तो सिलिकॉन, अजबिया जो हो गया, बेरिलियम, ये सभी क्या होता है? बेरियम, ये सभी इसका इन दोनों का जो होता है, जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या जो होता है वह क्या होता है? समान होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सबसे बाहरी ऑर्बिट में एस और बी आई जो दिया इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होता है? एक समान होता है। थोड़ा इसका अथी भी देख लीजिए कि आर्सेनिक आवर्त सारणी में पंचम मुख्य समूह का एक क्या रासायनिक तत्व होता है? और आर्सेनिक के मुख्य ऑक्साइड तथा सल्फाइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं, जो था बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? तो परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर कौन कौन दिया था? ये तो अभी बताए थे। जो मेंडलीव का था नियम, न्यूलैंड्स का था, और जो डोबेनायर, तीनों जो था वह क्या था? परमाणु भार के अनुसार सजाया था, द्रव्यमान के अनुसार। लेकिन जब मोस्ले जो एकमात्र वैज्ञानिक है उसने पीरियोडिक टेबल को जो है परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। तो पूछ रहा है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन है? तो ये पहले छाट लीजिए कौन है, ये पूछ रहा है। तो मोस्ले क्या था? परमाणु संख्या पदार्थ था। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें भी मोस्ले दिया हुआ है तो इसमें यह भी गलत हो जाएगा। इसमें भी मोस्ले देखिए दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तो तीनों जब छाट लिए तो ऑप्शन नंबर सी बचेगा। डायरेक्ट मार दीजिए इसको। डोबेनायर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, ये किसी
ये किस पे आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। देख ले, एक चीज़ भी याद रखिएगा तो आसानी से आप ऑप्शन से छाट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन में डैश होता है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है उसमें दो गैस, एक तरल और दो ठोस होता है। दो गैस दो ठोस और एक तरल होता है, दो गैस दो ठोस और एक तरल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है वह किस में पाया जाता है? ये वर्ग 17 जो होता है उसमें ये पाया जाता है, वर्ग 17 में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दो कितना दिया हुआ है, 2 है, 8 है, फिर 6 है, ठीक है। तो यह डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये अभी जस्ट बताए थे, ये 3 भाग में बटा हुआ है, तो 1 2 3, तो इसमें आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आवर्त कितना हो गया? 3। अब बाकी बात देखिए, 3 किसी में दिया हुआ नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट छट गया। और फिर पूछ रहा है कि समूह कौन सा होगा, तो इसमें समूह पूछ रहा है तो समूह कौन सा हो जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में कितना दिया हुआ है? 6, तो समूह कौन सा हो जाएगा? 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इस तरह बनाइएगा। ये क्वेश्चन आया होगा तो कितना लड़का सोच रहा होगा ना कि मतलब पीरियोडिक टेबल याद नहीं तो नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ ये 3 भाग में बटा हुआ तो आवर्त कितना में होगा? 3 में होगा। ये लास्ट में कितना? 6, तो ये वर्ग समूह में कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अंतिम उपधातु जो होता है वो किसका कौन सा होता है? वो पोलोनियम होता है। पोलोनियम सर्वाधिक इसका थी भी, सबसे ज़्यादा समस्थानिक भी जो होता है पोलोनियम का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पोलोनियम जो प्रकृति में पाए जाने वाला कैसे एक दुर्लभ और अत्यंत रेडियो एक्टिव रासायनिक तत्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलोनियम का द्रव्यमान कितना होता है? 210 होता है। ये भी याद रखिए लीजिए, जिसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला तो सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सा होता है? मतलब सबसे ज़्यादा जिसको लंबा सबसे ज़्यादा घिस सकते हो वो कौन सा होता है? सोना होता है, यानी कि Au हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। यहाँ अगर जो पूछेगा सबसे ज़्यादा चालकता पूछेगा तो वह चांदी हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक तन्य जो पूछेगा तो वो सोना हो जाएगा, यानी कि Au जिसका संकेत होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक्टेनाइड परमाणु संख्या कितना होता है? तो जो 57 यानी कि 58 से 71 जो होता है इसको बोलते हैं लेंथेनाइड। इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड बोलते हैं, ठीक है। और जो 90 से 103 होता है इसको क्या बोलते हैं? एक्टेनॉइड बोलते हैं, एक्टिनॉइड बोलते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गलत कथन जो गलत है? देखिए आप कथन वाला भी आ गया साइंस में, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए इसमें डाला गया है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन सा कथन गलत है। तो पहला नंबर क्या है? वो धातु धनायन बनाती है, तो ये गलत है। वो धातु क्या करता है? ऋण आयन बनाता है, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो यही क्या हो गया? गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। वो धातु क्या था? ऋण आयन बनाती है, तो ये सही है। वो धातु विद्युत का कुचालक होता है, वो धातु जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, ये भी सही है। वो धातु अम्लीय ऑक्साइड का होता है, तो ये भी क्या सही है। लेकिन जो वो धातु धन आयन बनाते हैं ये बिल्कुल क्या गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछ रहा है। इस तरह बनाइएगा। कथन वाला क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है कि साइंस में कथन का क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातुएं शामिल नहीं है। तो कौन सा आवर्त जो है जिसमें कोई उपधातु पाया ही नहीं जाता है समूह में? तो आवर्त 1 और आवर्त 7, यानी कि 1 और 7 जो हो गया उसमें उपधातु नहीं पाया जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। 1 और 7, 1 और 7 ये दोनों में जो होता है आवर्त में उपधातु नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैसें डैश का समूह में होती है। निष्क्रिय गैस कहाँ पाया जाता है? तो ये वर्ग 18 में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, यानी कि 8A इसी को बोला जाता है वर्ग 18। जो इस तरह लिखा रहेगा तो वो हो जाएगा, इस तरह लिखा रहेगा नहीं तो ये हो जाएगा वर्ग 13। इस तरह जो रहेगा 1 2 तो ये हो जाएगा वर्ग 12 हो जाएगा। तो ये निष्क्रिय गैस में किस में पाया जाता है? तो ये समूह 18 में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। इसी के अक्रिय गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में जो होता है वह आर्गन का प्रयोग किया जाता है और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है।
किसका प्रयोग किया था? आर्गन और नाइट्रोजन का। यही क्वेश्चन पूछे थे कि आर्गन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आंसर तो बता ही दिए हैं। चलिए, आर्गन का खोज किसने किया था? तो इस जो आर्गन जो खोज जो था वह रोमसे ने किया था। किसने किया था? रोमसे और रेले ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस होता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखिएगा ना, आवर्त नंबर 1 जो होता है उसमें केवल क्या रहता है? गैस ही रहता है, क्योंकि ऊपर में रहता है हाइड्रोजन, इधर रहता है हीलियम। ये दोनों क्या है? गैस। तो आवर्त जो होता है इस तरह जो बना हुआ था कॉलम, ये हो गया आवर्त। इस तरह जो बना हुआ था ये हो गया वर्ग हो गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त नंबर 1 जो होता है उसमें केवल गैस पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या होते हैं? तो ये सभी कैसा आता है? वह अक्रिय गैस होता है। सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा ना, इसको संयोजकता होता ही नहीं है। इसको संयोजकता तीनों कितना आएगा? 0 आएगा। तो कैसा हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा, यानी कि वह रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है। तो वनस्पति तेल का जो हाइड्रोजनीकरण जो किसका उदाहरण है? ये संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आप लोग खुद ही सोच रहे मतलब आपको लग रहा होगा कितना कम समय में आप खुद से भी उतना क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर सकते हैं जितना जल्द हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाना है और शेयर भी करना है, ताकि और लोग भी जो होता है उसका फ़ायदा उठा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न होता है। जब तापीय अपघटन के दौरान जो अमोनिया नाइट्रेट जो होता है HNO3 जो होता है, ये नाइट्रेट जो होता है या नाइट्रिक अम्ल, जब इसको जब अपघटन करते हैं तो N2O प्लस H2O में ये टूट जाता है। ये देखिए कि कहाँ पे दिया? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। N2O प्लस H2O हो जाएगा। ये रिएक्शन को याद रखिएगा, क्योंकि ये रिएक्शन जो है प्रीवियस ईयर वाला जब सेट मारिएगा तो बहुत बार देखिएगा ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य अवयव क्या होता है? तो सीमेंट का क्या है? उसमें सिलिकॉन ऑक्साइड पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सीमेंट का मुख्य अवयव कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा। सीमेंट में जो होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है? उसमें मिश्रण पाया जाता है। चलिए आज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन का सीरीज करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, लास्ट क्वेश्चन जो है, 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक जो होगा वह क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन की जो ऋणात्मकता जो होता है सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अभी अपलोड करेंगे ये जब सीरीज जब समाप्त होगा तो सेट भी इसमें प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। तो अभी ये तो क्लास नंबर इसमें 7 ये है। इससे पहले के जो 6 वीडियो जो डाला गया है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एक वीडियो उसमें है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जय हिंद।